हेलो बच्चों। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है पेगासस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2023 का रीजनिंग का पेपर। ठीक है, अब आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 और इससे पहले 2022 की बात करें तो ये दो ऐसे पेपर है जहाँ पर मेंस के अंदर भी आपकी रीजनिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, किसके अंदर? मेंस के अंदर। तो जब 2022 का पेपर आया तो ये 4 पारियों के अंदर पेपर हुआ था। अब जब 2023 का मेंस का पेपर हुआ था तो सिंगल पारी के अंदर पेपर हुआ था। तो अपने पास में पेपर कितने हैं? एक ही पेपर है। तो आप सबको पता होगा कि ये 26 अक्टूबर को एसएससी ने पेपर कंडक्ट कराया था और इसके अंदर रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे वो 30 क्वेश्चन आए थे। और आप सबको पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब मेंस के अंदर रीजनिंग आती है वो 90 नंबर की आती है। खैर मैथ्स भी 90 नंबर की आती है। ठीक है, तो अभी अपन बात करें मैथ्स और रीजनिंग की तो बराबर बराबर वेटेज है। चाहे आप रीजनिंग पढ़ो चाहे मैथ्स पढ़ो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों सब्जेक्ट पे बराबर बराबर ध्यान देना। तो अब मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूं कि जो मेंस के पेपर के अंदर जो रीजनिंग आती है उसका लेवल कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये आपके क्लास यूट्यूब पे ले रहा हूँ, तो आप एक बार इस पूरी क्लास को देखना, पढ़ना और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप सॉल्व करना, देखना कि मेंस का पेपर आता है वो किस प्रकार किस लेवल का आता है। क्योंकि जिन्होंने इस साल पेपर दिया है उनको तो पता चल ही गया उनका पेपर हुआ कैसा। मैं उन बच्चों के लिए ये क्लास नहीं ले रहा हूं कि जिन्होंने पेपर दिया है वो इस क्लास को नहीं देखे, वो बच्चे देखे जो सीजीएल 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। उनको कम से कम ये पहले से पता रहे कि मेंस का पेपर आता है वो किस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मेंस के अंदर रीजनिंग और प्री के अंदर रीजनिंग का जो पेपर का लेवल रहता है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा खूंखार आएगा। तो ये दो पार्ट में एग्जाम लिए जाते हैं क्राउड को बाहर करने के लिए। ऐसा कभी मत सोचना कि प्री आसान होगा मेंस मुश्किल होगा, दोनों पेपर लगभग लगभग कैसे होते हैं, एक जैसे ही। चलिए, तो अपने पास में 30 क्वेश्चन है पर ये अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अभी यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि इसी पेपर के अंदर करीब 3 या 4 क्वेश्चन इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट के दे दिए। 3 क्वेश्चन का मतलब होता 3 इंटू 3 बराबर 9, मतलब 9 नंबर का तो इकलौता टॉपिक आ गया। कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए पढ़िए। ये कह रहे हैं आपके पास में 7 पीपल है, 7 व्यक्ति हैं ए से लगाकर जी तक। ए से लगाकर जी तक 7 ही व्यक्ति होते हैं, जिन सभी का जो फेस है ना वो नॉर्थ साइड में है। अब मैं आपको बता दूं अपना वैसे ही फेस नॉर्थ में ही होता है। और एक बार के लिए मैं आपको बता दूं लेफ्ट राइट कैसे होता है। ये इस प्रकार बनाते हैं अपन। इस साइड को क्या कहते हैं? नॉर्थ। इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ और इसको क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। जब अपन नॉर्थ में मूव करते हैं तो अपना राइट और अपना लेफ्ट लिख देना। ये अपना हाथ कौन सा है? ये अपना हाथ है राइट और अपना हाथ ये कौन सा है? लेफ्ट। तो इस प्रकार से आपको बैठाना है। चलो तो ये कह रहे हैं 7 व्यक्ति हैं ए से लगाकर जी तक बैठे हैं, इन सभी का फेस नॉर्थ की साइड में है। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि डी के लेफ्ट में केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, मतलब 3 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। और कभी भी आप है ना ऐसे जगह मत बनाना 7 व्यक्तियों की। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये नॉर्थ में मूव करेंगे तो ये साइड कौन सी है? अपनी नॉर्थ। तो ये रही आपकी नॉर्थ। और जब ये नॉर्थ में फेस करेंगे तो इस वाली साइड को अपन क्या कहते हैं? राइट साइड। और इस वाली साइड को अपन क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड। अब इसके बीच में कहीं पर भी अपन बैठा देंगे। ऐसा मत करना कभी जगह बना के फिक्स पॉइंट बना दे 7, उसके अंदर अपन क्या क्या फिक्स बन जाएंगे कि अपन को यही लोगों को बैठाना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो इसने बोला कि डी के लेफ्ट में केवल 3 व्यक्ति बैठे। मैं एक बार रैंडमली कहीं पर भी डी बैठा देता हूं। यहां पर डी के लेफ्ट में केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। एक यहां बैठेगा, तो दूसरा यहां बैठेगा, तो तीसरा यहां पर बैठेगा। क्या बोला है कि डी के लेफ्ट में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। और आगे एक बात बोली है कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। अब इस बात को समझना, डी और ए के बीच में, अब ए यहां पर भी बैठ सकता है और 1 2 3, अब ए यहां पर भी बैठ सकता है और ए यहां पर भी बैठ सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह बोला गया है कि डी और ए के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठेंगे? 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो 2 व्यक्तियों का मतलब इधर भी ए बैठे तो भी बात सही है, इधर भी बैठे तो भी बात सही है। तो आप क्या कहोगे? सर हम किधर बैठे हैं? वो आगे क्वेश्चन में एक जगह से हटा देगा, ए की जगह बचेगी। ये कहां से पता चलेगा आपको? यहां से एक बात बोली, देखो जी ई के ठीक राइट में, लेकिन ई के लेफ्ट में कहीं पर भी बैठा है। बोला ये जो जी है ना वो ई के तो ठीक राइट में बैठा, लेकिन ए के लेफ्ट में। अब मैं मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं मान लो ए को यहां बैठाता हूं तो इसके लेफ्ट में जगह है? तो आप कहोगे नहीं है, तो इसका मतलब ए यहां पर बैठेगा ही नहीं।
तो जब ए यहां पर बैठेगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के लिए जगह कौन सी बची, ये बच गई। अब यहां से ध्यान देना, अपन ने बोला कि डी ए के ठीक बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, और बी सी के राइट साइड में 5वें स्थान पर बैठेगा। कहां पर बैठेगा, बी सी के राइट में। तो मैं सी को यहां बैठाऊं, क्योंकि इसके राइट में इधर ही बैठेगा। इसके सी के राइट में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और 5वां स्थान। 5वें स्थान पर बैठेगा कौन, तो अपन कह देंगे बी बैठेगा। एकमात्र यही जगह है। अब आप कहोगे सर हम सी को यहां बैठा दें, तो आगे जगह नहीं, ए बैठा, यहां बैठा दोगे तो 5 की जगह है नहीं। तो अभी जिन अक्षरों को अपन ने बैठाया वो 100% सही है। अब आगे यहां पर बढ़ना, क्या जो जी है ना वो ई के ठीक राइट साइड में है। जो जी होगा वो कहां होगा, ई के ठीक राइट। का मतलब क्या हुआ, 2 लगातार स्थान खाली चाहिए, 2 यहां तो कहीं खाली नहीं, यहां है। तो यहां पर ये बैठ गया कि जी है ना वो ई के ठीक राइट में, ई के ठीक, ये बैठ गया ई, और ई के ठीक राइट का मतलब राइट तो इधर ही है, तो जी यहां पर बैठेगा। अब एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, और अगली एक लाइन बोली है कि जी है ना ई के तो ठीक कहां पर बैठेगा, राइट में, लेकिन ए के लेफ्ट में किसी भी स्थान मतलब कहीं पर भी बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए का लेफ्ट इधर है, ए के लेफ्ट में कहीं पर भी जी बैठा कि नहीं बैठा, तो आप कहोगे बिल्कुल बैठा, तो यहां बैठा दीजिए। अगला आपको यह बोला गया है, एक कैंडिडेट है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, वो कौन सा कैंडिडेट बचा है, वो बचा आपका ऐप। अब आप कहोगे सर हम ऐप कहां बैठा है, जो जगह बच गई वहां ऐप बैठा दो, तो ये बैठ गया अपना ऐप, और सारे के सारे लोग बैठ गए आराम से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको बोला कि पंक्ति के राइट वाले किनारे पर कौन बैठा है, कहां पर बैठा, राइट वाला किनारा तो ये है, तो यहां पर कौन बैठा, ए किस ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है बच्चों ए, तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मुश्किल कुछ भी इसके अंदर था नहीं, ऐसे उलझन भरा क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों सीक्वेंस ऑर्डर का। सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी चीज़ों को आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेट। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़ा सीक्वेंस भी हो सकता है और बड़े से छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा है कि आप इनको लॉजिकल ऑर्डर के अंदर बैठाओगे, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डिसाइड करेगा बढ़ते हुए क्रम के अंदर है या घटते हुए क्रम के अंदर है। और सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के कुछ साल बाद वो स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद आगे पढ़ता पढ़ता कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद रोजगार मिलेगा, रोजगार के बाद शादी होगी, ये एक क्या है, सीक्वेंस। उसी प्रकार आपको इसको क्या बैठाना, सीक्वेंस के अंदर। कितनी चीजें हैं आपके पास में, 5 चीजें दी है। बोला शर्ट का पीस, ठीक है, धागा थ्रेडिंग और फैब्रिक शर्ट और कॉटन। आपको एक कपड़ा बनाने की प्रोसेस दी है, इनको आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट करना है। सबको पता, ये सारी चीजें आपने पहले से सुन रखी है। कपड़ा बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉटन की जरूरत होती है, कपास की। तो 5 नंबर सबसे पहले रखोगे, सबसे पहले क्या रखोगे, 5 नंबर। अब कपास होने के बाद कपास से क्या बनेगा, धागा, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, 2 नंबर। अब यदि यही ऑप्शन है किसी में, देखो यहाँ तो 5 है ही नहीं, पहले यहाँ पर भी 5 नहीं है, और यहाँ पर 5 के बाद 3 आगे, 5 के बाद 2 चाहिए। तो शॉर्ट में आप करना चाहो कि अपन का तो टारगेट आंसर निकालना ही है, तो ये आपको आंसर मिल चुका है। एग्जाम के अंदर इतना ही ध्यान रखना, जहां आंसर मिले वहीं आगे चल लेना, ठीक है। चलो तो मैं पूरा बता देता हूं आपको। सबसे पहले कपास, कपास से क्या बनेगा, धागा, और धागे से क्या बनेगा, फैब्रिक। तो मतलब यहां पर आ जाएगा 3 नंबर। और फैब्रिक के बाद में क्या बन जाएगा, शर्ट का पीस, और शर्ट के बाद पीस के बाद में क्या बन जाएगा, शर्ट। ये ऑप्शन दे रखा आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना बहुत आसान है, हर साल वैकेंसी आती है, और मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा 1 आध साल तैयारी करे और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो अब आपको पता ये बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपका बी ऑप्शन राइट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। हालांकि कभी कभार एग्जाम के अंदर बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार जो आया है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लड रिलेशन में इतना ध्यान रखना बच्चों, जो अपन से बड़े रिश्ते होते हैं उनको अपन कहां पर बैठाते हैं, ऊपर, और छोटे रिश्ते होते हैं उनको अपन कहां पर बैठाते हैं, नीचे बैठाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसने बोला कि ये जो क्यू नाम का कैंडिडेट है ना, वो आर की मां है। किसकी मां है, आर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये आर, और आर की मां का क्या नाम है, क्यू। अब एक बात ध्यान रखना, माता है तो ऊपर बैठेगी, बड़े रिश्ते ऊपर बैठेंगे और छोटे रिश्ते नीचे बैठेंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, मैं जब माइनस का साइन लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, फीमेल, और प्लस लगा दूं इसका मतलब क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो क्यू है वो आर की मां है। इस आर की माता का नाम क्या है, क्यू।
तो यहाँ पर माइनस का साइन। अब आप कहोगे सर माता तो लड़के की भी हो सकती, लड़की की भी हो सकती है, मतलब बेटा और बेटी दोनों, तो इसका मतलब आर का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे पढ़ो क्या बोला। आगे आपको बच्चों ये बोला कि जो पी नाम का कैंडिडेट है ना वो क्यू का पति है। इस क्यू के पति का नाम क्या है, पी है। तो यहां पर क्या रख दूं मैं, प्लस, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक बात है। चलिए, ये डबल का साइन होता है ना, ऐसे डबल एरो बनाए अपन, इसका मतलब होता है मैरिड कपल। ठीक है। आगे बोला कि जो एस है ना वो आर का भाई है। ये जो आर बेटा ना बच्चों, इस आर के एक भाई है जिसका नाम क्या है, एस। भाई है तो प्लस का साइन। अभी तक ये पता नहीं है आर मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता चल गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसने आपको एक बात बोली है कि P रिलेटेड टू S, तो आपको यहां पर हिंदी में एक लाइन लिखी हुई मिल रही है बच्चों। बोला कि P का S से क्या संबंध है, किसका, P का। तो मेरे को बताओ P का जो रिश्ता है ना, ये तो रहा P, इसका रिश्ता बताना। नाम से पता चल रहा P का, क्या नाम लिखा, P रिलेटेड टू, किसका रिलेशन बताओगे, P का। किसके साथ में बताओगे, S के साथ में। तो यहां पर एक बात समझो, आप कहां पर बैठे हो, S की जगह पर अपन बैठे हैं, अपन एक मेल कैंडिडेट है। अपना ये तो क्या है, भाई या फिर बहन, लेकिन अपने भाई और बहन की जो माता होती है वो अपनी भी क्या है, माता। अपनी माता का जो हस्बैंड होता है अपने लिए क्या लगता है, पिता, फादर। किस ऑप्शन दे रखा है, तो क्या लगेगा, पिता आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो आपका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन आपका 100% राइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर से इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा था। तो मैंने कहा था ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सीटिंग अरेंजमेंट का चल रहा है। ठीक है, तो फिर से देखो वैसा ही क्वेश्चन है, पैटर्न भी वैसा ही है, सब कुछ ही वैसा ही है। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा जब नॉर्थ में मूव करता है तो अपना राइट और अपना लेफ्ट ही काम आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो क्या बोला है कि निश्चित संख्याओं में व्यक्ति है। निश्चित संख्या का मतलब संख्या नहीं दी, पिछली बार बोला था संख्या की थी, इस बार संख्या का भी नहीं दिया। बोला है कि इतने व्यक्ति हैं जो नॉर्थ की साइड में मूव करके बैठेंगे। और अब आपको बोला कि जो एन नाम का कैंडिडेट है वो पी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर। एक बात मैंने बताई, आपको कुछ नहीं लिखना है, एक साइड में लिख दो राइट, क्योंकि ये अपना क्या है, राइट, और ये अपना क्या है, लेफ्ट। ठीक बात है। अब इन लोगों को क्या करते हैं, अपन बैठाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला कि जो एन है ना वो पी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान। तो मैं ये काम करता हूं, यहां पर मैं पी को बैठा दूं। किसको बैठा दिया, यहां पर मैंने P को। यहां पर मैं यदि P को बैठा दूं तो इसका लेफ्ट इधर है, और आपको बोला है कि N P के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठेगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहां पर कौन बैठ जाएगा, N। सिंपल ही बात है। आगे देखो क्या बोला कि जो M है ना वो N के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर, इस N के भी लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर M बैठेगा। तो पहला, दूसरा और ये तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, M बैठ गया। सिंपल बात है। आगे एक बात बोली कि जो O है ना बच्चों वो M के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठेगा। M का लेफ्ट साइड में तीसरा, तो पहला, दूसरा, यहां पर O बैठ जाएगा। बैठ गए। आगे देखो क्या बोला कि O M के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठेगा। O और N, क्या बोला है, O और N के बीच में M बैठा। सही बात है भाई। क्या बोला है कि जो M है ना ये O के और N के बिल्कुल बीचों बीच बैठा। कैसे, दो ही लोग इधर हैं, दो ही लोग इधर है, ये भी बात सही है। आगे आपको बोला है कि M और P के बीच में N बैठा है। M और P के बीचों बीच N बैठा, दो ही लोग इधर हैं और दो ही लोग इधर हैं, ये भी सही बात है। यदि पंक्ति में कोई और अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, मतलब और कोई नहीं बैठा, यही लोग बैठेंगे, तो आपको बोला है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या। तो ये बताओ लोग कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 आपका क्या जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन के अंदर, और ए ऑप्शन ही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो चले अपन आगे। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कुछ संख्या दी है, संख्या देखो क्या दी है, 7 1 4 8 3 5 और 6, बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला कि प्रत्येक अंक को लेफ्ट से राइट में आपको आरोही क्रम व्यवस्थित, मतलब छोटे से बड़े क्रम के अंदर आपको क्या करना है, बैठाना है। तो आपको बोला कि मूल संख्याओं की तुलना, मूल का मतलब जैसे 1 पर आता है, 2 पर 2 आता है, 3 पर 3 आता है, तो उसी अंकों की तुलना में अपरिवर्तन बना रहेगा। मतलब इनको मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बैठाऊं। सीक्वेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, तो आप क्या होगा सर 1 आएगा, उसके बाद इन सब में छोटा क्या है, तो आप क्या होगा सर 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा 4।
इसका मतलब समझ रहे हो, इसकी जगह चेंज नहीं हुई, इसने बोला अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब क्या है, ये अनचेंज, चेंज ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब 4 चेंज नहीं हुआ, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8। अब इस बात को समझना, देखो 6 के नीचे 8 आ गया, ये चेंज हो गया, 5 के नीचे 7 आ गया, ये चेंज हो गया, 3 के नीचे 6 आ गया, ये चेंज हो गया, 8 के नीचे 5 आ गया, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज। कितने अक्षर चेंज नहीं हुए, 1। तो आपका आंसर क्या होगा, 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे। तो अब दीपावली आ रही है, तो हमने सोचा कि दीपावली तो आ चुकी है, लेकिन इस बार दीपावली को आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जिससे जो आने वाली दीपावलियां हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर बन चुके। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एसएससी का बच्चों एक फाउंडेशन बैच, जो बैच ऑनलाइन रहेगा, लाइव क्लास चलेगी। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप घर पे भी पढ़ सकते हो। यदि आप शहर के अंदर आते हो तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, हॉस्टलों के होते हैं, रूम के होते हैं, इसलिए हमने सोचा बच्चों के लिए एक लाइव बैच लेकर चलते हैं जिस पे बच्चे घर पे बैठे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी फाउंडेशन 2024 का बैच रहेगा, जो बैच सीजीएल चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सीपीओ हो, 10+2 हो, एमटीएस हो, मतलब एसएससी का फाउंडेशन बैच है। तो एसएससी की सभी भर्तियों के लिए प्री प्लस मेंस के लिए बैच होगा, और ये बैच बिल्कुल लाइव चलेगा। और लाइव बैच का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 1 साल का रहेगा। मतलब हम इस बैच को पूरा करने में 6 से 7 महीने लगाएंगे, लेकिन आपके पास में ये जो कोर्स रिकॉर्ड रहेगा वो 1 साल तक रहेगा। मतलब 1 साल तक आप इसके वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, इसकी सारी पीडीएफ मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको ऐसे फील आएगा कि आपने एक ऑफलाइन बैच ज्वाइन करा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आप घर पे बैठे इस बैच को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको टीम रहेगी पढ़ाने के लिए। और ये बैच स्टार्ट कब होगा तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बैच स्टार्ट होने वाला है अपना 15 नवंबर, दीपावली के जस्ट 2 दिन बाद। 12 तारीख को दीपावली है, और उसके बाद आप 2 दिन रेस्ट करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच चलेगा शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, अभी आज के दिन इस बैच की फीस है वो 6,000 रुपये है, लेकिन आप ध्यान रखना, हो सकता दीपावली पे ऑफर आए तो ऑफर के अंदर कुछ प्राइस कम हो जाएगी। दीपावली के दिन या 2-3 दिन हम ऑफर लेके आएंगे, उसमें भी आप परचेज कर सकते हो। दीपावली के बाद और दीपावली से पहले की प्राइस आपकी 6,000 रुपये रहेगी। इस 6,000 के अंदर सारा ऑफलाइन जैसा आपको बैच मिल जाएगा। ऑफलाइन बैचों की फीस 20,000 25,000 होती है, शहर के खर्चे होते हैं, वो सारे आपके खर्च नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, सारी चीजें प्री से लगाकर मैथ्स तक की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ये बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेगासस कैरियर एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आप ये बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो 15 तारीख का वेट नहीं करें, क्योंकि जब दीपावली को ऑफर आए तो आप 15 तारीख से पहले बैच को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद 15 तारीख से आपकी रेगुलर क्लास है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक क्लास चलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में बच्चों, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ओड है, मतलब अलग है, जो मैच नहीं कर रहा ग्रुप के अंदर, वो आपको बताना है। तो इनको अलग अपन कैसे देखें, एक तो अलग देखने का तरीका यह है कि इसके बीच में सर्कल है, यहां पर भी सर्कल है, यहां पर भी सर्कल है, यहां पर भी सर्कल है, इसके बीच में सर्कल नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और दूसरा आपका ये है, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। और दूसरा यदि मैं लाइन गिनूं बाहर से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, अंदर 6 लाइन है, मतलब 2 कम होगी। और यहाँ पर 0 लाइन है, मतलब कोई भी लाइन नहीं है। तो कैसे चला बोलो, देखो 8 6 0, यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, बाहर 7 लाइन है, 1 2 3, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस खराब हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो तो कितनी लाइन है बाहर, 1 2 3 4 5, और ये 6 लाइन है बाहर, 1 2 3 4 4, मतलब 2 कम है, और फिर लाइन है ही नहीं घोड़े में, तो 0 लाइन। तो इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस तो एक जैसा। इसने बोला कि जो ग्रुप के अंदर मैच नहीं करता है, तो ये इसने ग्रुप में मैच नहीं करा, इसको भी काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5, 2 कम और फिर 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन एक जैसे हैं, इसको भी देख लो। 1 2 3 4 5, तो बाहर है 5 लाइन, अंदर है 3 लाइन, फिर 0, फिर 2 कम। तो ये 4 मतलब 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, लेकिन ये ऑप्शन इनके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइन है 8 6, मतलब 2 कम हुई है, फिर 0, 6 4, मतलब 2 कम फिर 0, 7 5, 2 कम फिर 0, 5 3, 2 कम फिर 0। तो ये हुआ
कि ये मैच नहीं कर रहा, या फिर सिंपल तरीका आप देखो दिया है कि सबके बीच में गोला दे रखा है, इसमें गोला मतलब सर्कल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर परफेक्ट है। चलो आगे। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, एक इसका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। हर बार अभी तो प्री के अंदर और मेंस के अंदर एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन आने लग गया है। इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना, मतलब यहां पर सीरीज के अंदर क्या आएगा। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सीरीज है बच्चों, ध्यान देना। यहां पर एक एरो दे रखा है, जो सबके अंदर एरो है। तो एरो एक बार कैसे हुआ नीचे, फिर कैसे हुआ ऊपर, और फिर वह ऐसे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रहा है। एरो की बात करूं, पहले को तो छोड़ दो, ये नीचे है तो ये ऊपर हो गया, तो ये इस साइड है तो अगला एरो इस साइड आएगा। सिंपल है। देखो ये नीचे तो ये ऊपर, ये इधर तो उधर, ऑपोजिट में आएगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान रखना, सबसे पहले यहां पर क्या दे रखा है आपको, लास्ट में आर दे रखा है, तो यहां आर पहले आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझना कि जो सबसे लास्ट वाला अक्षर है वो कहां पर आ चुका है, पहले आ चुका है। तो ये रहा अपने पास में लास्ट वाला अक्षर, जो कि कहां पर आ गया, पहले। ठीक है, फिर आपका पी रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और एक नीचे आकृति है जिसको मैं 5 नंबर दे दूं। देखो तीर तो बैठ गया, अपने एरो तो बैठ चुका है। ठीक है, अब एक बात समझना, जो लास्ट वाला अक्षर है उसको तो अपन ने पहले ले लिया, फिर क्या ले लिया, 1 नंबर, और फिर ले लिया अपन ने 2 नंबर, और फिर ये जो यहां पर जो दे रखा नीचे वाला उसको ऊपर लेके चले गए, और 3 नंबर वाली आकृति को नीचे लेके आ गए। समझ में आया क्या। एरो का पहले हिसाब किताब हो चुका है, यहां से जो लास्ट नंबर आकृति थी वो पहले आ गई, और उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाली आकृति नीचे, और नीचे वाली ऊपर चलेगी। इसी प्रकार यहां पर ध्यान दो, यहां लास्ट में क्या था, ये स्क्वायर था, तो ये ले लिया, फिर 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, और फिर क्या करा है, अपन जो नीचे आकृति थी वो यहां चले गई, और 3 नंबर वाली आकृति मतलब ये टी यहां पर आ गया। सीक्वेंस यही चल रहा है। आगे देखो, लास्ट वाली आकृति एस को पहले ले लिया, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, उसके बाद यहां नीचे वाली ऊपर करती ऊपर चली जाएगी, और 3 नंबर वाली नीचे आ जाएगी। सही है। अब ध्यान देना, ऐसा अपन एक ऑप्शन सेट करते हैं जो अपन को ऑप्शन में मिले। सबसे पहले लास्ट वाला अक्षर आता है, तो लास्ट वाला अक्षर क्या है ये बताइए मेरे को। यदि मैं सबसे लास्ट वाला अक्षर की बात करता हूं तो सबसे लास्ट वाला पहले आएगा, ये बैठ गया टी। उसके बाद 1 नंबर पर क्या आएगा, एस, एस के बाद में ये आ जाएगा। जो 3 नंबर पर अक्षर होता है वो कहां पर आता है, नीचे। 3 नंबर वाला कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो 3 नंबर वाला जब नीचे आ जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और उसके बाद टी। ठीक है, और टी के बाद में आपके पास में बचेगा, तो देखो ये सारे लिख दिए अपन ने, आर नीचे आ गया, ये यहां पर चला गया, और पी जो लास्ट वाला है वो कहां पर जाता है, यहां पर देखो क्या हुआ था, अपने पास में जो यहां पर अक्षर दे रखा था नीचे वो लास्ट में चला गया, तो यहां नीचे, तो पी यहां पर आ जाएगा। ऐसा कहीं आपको ऑप्शन दिख जाए वो सेट कर दो। नीचे आर आना चाहिए पहले, तो इसमें भी नहीं है नीचे और इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब एरो दोनों में सही है, तो यहां पर सबसे पहले टी आना चाहिए, टी के बाद एस आना चाहिए, ये पी और आर। ठीक है, तो अब अपन को ऐसा लग रहा है, देखो इसमें एरो उधर है, इसमें एरो इधर है, तो इसमें एरो की वजह से ये ऑप्शन बाहर हो गए, क्योंकि इसका भी एरो उधर और इसका भी एरो इधर, एरो सामने आना चाहिए, सामने एरो इसमें एक में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका पूर्णतः क्या हुआ, सही। देखो टी भी है, एस भी है, ये भी है, और उसके बाद में अच्छे टी तो 2 बार लिख दिया, एक ही बार आएगा, ये गलत लिख दिया अपन ने, टी एक बार आएगा। तो देखो टी है, एस है, ये स्क्वायर है, पी है, और आर कहां पर आ जाएगा, नीचे। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। तो सिंपल इक्वेशन है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो, ये बच्चों एक रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज से मैं यदि बात करूं, इस बार मेंस के अंदर करीब 5 क्वेश्चन पूछे, 5 × 3 कर दूं तो ये करीब सीरीज टॉपिक 15 नंबर का रहा। क्योंकि देखो फिगर सीरीज का जो अपन ने करा वो ये भी सीरीज का है, फिर आगे नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी आएगा, और फिर इसी सीरीज का क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन सीरीज से कितने क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बच्चों एक बात बताऊं, ये जो रिपीटेड सीरीज होती है ना, इसको बैठाने के 2 तरीके होते हैं। या तो इनके टुकड़े करो, टुकड़े कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो आपके पास में टोटल लेटर कितने बच्चों, टोटल लेटर है अपने पास में 20। 20 के जोड़े, न तो ज्यादा छोटा जोड़ा होना चाहिए न बड़ा। छोटे का मतलब जोड़ा आपका 4 का भी नहीं होना चाहिए, जोड़ा आपका 5 का भी नहीं होना चाहिए, मतलब 4 और 5 का होना चाहिए, न तो 2 का बनाना न 10 का बनाना, ये बीच के जोड़े। तो अपन 4 का जोड़ा बना के देखते हैं। तो देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, और ये 4 और ये 4 और ये 4। 4 का जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जोड़ों का मतलब एक जैसा, ये सब एक जैसे होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ लास्ट में एफ है, यहाँ लास्ट में एल है,
यहाँ लास्ट में डी है, तो 4 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब कौन सा बच्चा 5 का जोड़ा बना के देखो। यदि मैं 5 का बनाता हूं तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5। यदि मैं 5 5 का बनाता हूं तो भी नहीं बन रहा। देखो यहाँ लास्ट में जी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर डी, ये भी फ्लॉप। अब जब जोड़ा नहीं बनता तो एक आखिरी ऑप्शन ये बचता, इसको सीरीज की तरफ ले। सीरीज की तरफ का मतलब देखो, सीरीज का मतलब इस बात को समझना अच्छे से। मैं इनको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखो ए 1 पर आता है और डी 4 पर और एफ 6 पे, जी 7 पे, ये 9 पे। ठीक है, यहां बीच वाला अक्षर अपने पास में है नहीं। तो अब अपने एक काम करते हैं बच्चों तो देखो यदि मैं डी से एफ देखूं तो कितने जुड़ गए, आप कहोगे सर 2 जुड़ गए। फिर मैं 6 से 7 देखूं तो 1 जुड़ गया। फिर मैं 7 से 9 देखूं तो 2 जुड़ गया। इसका मतलब सीरीज समझ में आई। एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 2 जुड़ रहा है। आगे भी देख लो। आगे देखो एल कितने पर आता है 12 पर, एम कितने पर आता है 13 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर और पी कितने पर आता है 16 पे। 12 से 13 कितना जुड़ा 1, 13 से 15 कितना जुड़ा 2 और 15 से 16 1। इसका मतलब श्योर पता चल गया, एक बार 1 प्लस एक बार 2 प्लस। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर मैं ए से बाद में तो कितना जुड़ेगा 2 जुड़ गए। तो मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं ए से अगला स्थान लिखता हूं तो ए से मैं सी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ए से सी में मैंने कितने जोड़ दिए 2, फिर सी से डी में मैंने कितने जोड़े 1। तो यहां पर जो अपन चीज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सी। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर ध्यान दो, आपने 2 जोड़ दिया तो अब 1 जोड़ोगे। 9 के बाद क्या आएगा 10 और 10 पर क्या आएगा जे। तो यहां पर ध्यान दो 1 जुड़ गया और फिर यहां पर कितना जुड़ गया 2। एक बार 1 एक बार 2। अब मेरे को बताओ यहां पर 1 जुड़ गया तो यहां पर आपको 2 जोड़ना है। पी 16 पर आता है तो 16 के बाद में 17 नहीं 18, 18 पर क्या आएगा आर आएगा। अब आपने कितने जोड़ दिए 2। अब आपको फिर 1 जोड़ना है। 18 के बाद क्या आएगा 19 और 19 पर क्या जाएगा एस। ये चलता रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन सेट हो रहा, लास्ट वाला एक बार चेक मत करना। देखो पहले क्या आना चाहिए सी जे आर और एस। ऐसा देखो तो सी जे आर, सी जे आर, ये एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो सी जे आर एस और एस के बाद में बी, तो यहां पर क्या लिख देंगे बी 1 जोड़ के। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिला, सी ऑप्शन अपन को मिल चुका है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ये मैं थ्योरी नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या बोला मैं आपको बता दूं। इस ब्रैकेट के अंदर तो क्या बोला वो बताऊं मैं पहले तो। सबसे पहले तो इसने एक बात बोली है कि हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। देखो क्या बोला कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी निश्चित रूप से समान है। मतलब 4 ऑप्शन में से 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू को एक बार काम लोगे, किसी भी वैल्यू को दोबारा, जैसे 11 है ना, 11 को एक ही बार काम लोगे, 89 है इसको भी एक बार काम लोगे। ठीक बात है। तो ये इस थ्योरी को कभी मत पढ़ना, इसमें यही लिखा हुआ होता है एक संख्या को एक बार काम लेना, इनको तोड़ मोड़ के काम नहीं लेना, दोबारा काम नहीं लेना, ये कह रहा है। ठीक है, और ये कहना चाहता है इसमें से ओड क्या है, अलग क्या है। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले ऑप्शन के अंदर अपने पास में मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं। पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 11 और 89। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो अपने पास में लिखा हुआ है 18 और 162। यदि मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो लिखा हुआ है 15 और 135। यदि मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो ये है अपने पास में 13 और 117। ये अपने पास में इतने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो एक बात को समझना, 11 का भाग 89 में तो जाता ही नहीं है, तो ये तो कोई तरीका नहीं। लेकिन यहां से मेरे को एक बात पता चल रही कि 15 का डिवाइड 135 में हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 15 इंटू यदि मैं 9 कर देता हूं तो 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है। इसका मतलब भाग जा रहा है। 13 का भाग भी इसी प्रकार, 13 का भाग 117 में 9 बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 9 से। अब इसी प्रकार 18 इंटू 9 करें, 18 इंटू 9 करें तो फिर 162 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सारी वैल्यू 18 इंटू 9 करोगे तो 162 आ रहा, 15 इंटू 9 करो तो भी आ रहा, 13 इंटू 9, मतलब इन तीनों के अंदर तो एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन 11 इंटू 9 करोगे तो 99 आना चाहिए, यहां 99 नहीं है, तो यही आपका अलग ऑप्शन है। इसमें यही तो पूछा था कि जो अलग ऑप्शन है वो कौन सा है, तो अलग ऑप्शन ओड नंबर ए ऑप्शन है। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों। कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग करना, आपको कर दीजिए गुणा भाग। पर गुणा भाग ऐसे सिंपल तरीके से नहीं पूछा इन्होंने,
इन्होंने आपको ये पूछा कि ऐसे गुणा भाग करना है, हम जैसे बोले साइन चेंज करो। पहले इसने बोला कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दो। प्लस की जगह पर तो आपको क्या करना है माइनस, और माइनस की जगह पर क्या करना है प्लस। फिर इन्होंने बोला गुणा और भाग को भी चेंज करो, यहां पर तो करो गुणा और यहां पर क्या करो भाग। अब चेंज करके समीकरण को सॉल्व करो और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आप हमें बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता होगा बोर्ड मास के रूल क्या कहता है। तो इस गुणा की जगह पर ये जो अपन ने लिखा है ये भाग का साइन है। तो आप सबको ये बात पता होगी बच्चों, बोर्ड मास का रूल ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं भाग को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद में अपने पास में माइनस और उसके बाद क्या कर देना प्लस। ठीक है, BODMAS। ठीक है, अरे ये BODMAS। ठीक है, ये तो ये अपन ने हाँ तो देखो डी का मतलब क्या है डिवाइड, एम का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ए का मतलब क्या है एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ऐसे करना आपको। सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो यहां पर है नहीं, जब ब्रैकेट नहीं है तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, सबसे पहले भाग दोगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस, ऐसे करोगे आप। यदि मैं ऐसे करता हूं तो 5 का भाग 75 में कितनी बार जाता है, तो ये चला गया 15 बार। ठीक बात है। और अब डिवाइड के बाद होती है वैल्यू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसका करोगे आप, इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 15 माइनस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 4। समझ आ गया आपको। करना क्या है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई साइड में कर लो, ऐसा नहीं हो रहा। तो 16 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। 4 एकम कितना हो गया अपने पास में 4, 6 चौक 24 के लिए 4 और बच गया कितना 2, 4 और 2 6। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ में ये जो वैल्यू निकल कर आई यहां से, तो ये वैल्यू है 644, इसका माइनस करोगे 15 और प्लस का कितना करोगे 4। तो इसका इससे अच्छा यही है ना, 15 माइनस 4 कर दो 11 और 11 इसके अंदर जोड़ दो, और मैं 11 यहां पर जोड़ दूं, अरे 11 घटा दूं माइनस। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 और यहां पर भी आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 6, 633 किस ऑप्शन के अंदर है। या फिर एक काम कर लो, 144 में से पहले 15 घटाओ, 15 घटाने के बाद 4 जोड़ दो, 15 घटाओगे तो आ जाएगा 629, 629 के अंदर 4 जोड़ दो, 29 के बाद में 30, 31, 32 और 33, तो भी सही है भाई। ये काम कर लो, 644 में से 15 घटाओ तो 629, 629 में वापस 4 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 633। मैंने ये काम करा, मैंने कहा ये साइन किसका माइनस का है, तो 15 में से 4 पहले ही घटा दिया मैंने, और 15 में से 4 जब मैंने घटाया तो 11 बचे, 11 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 633। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन दे दिए एग्जाम के अंदर। ये तो देखो बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा बच्चों कि इस पैटर्न को पूरा करना है। क्या करना है, इसको पूरा करने के लिए काम करो आप, एक तो लाइन ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे एक बिंदी बननी चाहिए, एक ऐसे बाहर की बॉर्डर बननी चाहिए और एक ऐसे बना दो, ये आकृति पूरी हो गई। और ये जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है ना, ऐसा कैसा कौन सा पैटर्न है, ऐसा लाइन सीधी आनी चाहिए, इसके अंदर सीधी नहीं है, इसके अंदर डबल लाइन आ गई। ठीक है, और इसके अंदर तो ये अलग ही डायग्राम बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है, अलग से एरो बन रहा है, ये तो वैसे भी गलत है, और अपने पास में ये भी गलत है। तो ये सी ऑप्शन अपने पास ने अपने गलती की वजह से गलत कर दिया, ये सी सही है। देखो सी सही कैसे, ये वाली लाइन भी दे रखी है देखो ये, और उसके बाद ये बाहर वाला बॉर्डर ये भी दे रखा है, और ये बीच में जो लाइन जाके आगे ये ब्लैक वाली बिंदी बना रहा है ये भी दे रखा है। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 3 नंबर के फ्री के क्वेश्चन थे। और ये दे रखा है एक ऐसा वर्ड जिसको आपको बोला है HOCKEY। बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला है कि इसका दूसरा अक्षर ले लो, दूसरा का मतलब क्या ले लूं मैं, ओ ले लूं। आगे बोला चौथा अक्षर लीजिए इसका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अक्षर मैं क्या ले लूं के। फिर बोला पांचवा ले, पांचवा क्या आएगा ई, और पांचवे के बाद बोला छठा लो वाई, ले लिया। अब ये कह रहा है बाएं से गिनने पर, गिनोगे किधर से, लेफ्ट से। अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण इंग्लिश शब्द बनाए जाते हैं, मतलब इसको आप कैसे, ये जो 4 अक्षर लिए हैं ना, इसको कैसे भी आगे पीछे करो जिसका मीनिंगफुल, मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, ऐसे वर्ड बनाना है। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द को प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार यूज लेना, जैसे ओ को एक बार लोगे, के को एक बार, ई को एक बार और वाई को एक बार, सबको क्या लोगे एक बार। और एक बार लेने के बाद ऐसा यूज लेके और आप हमें बताओगे
कि इसका यूजफुल वर्ड क्या बनेगा, क्या बनेगा, यूजफुल वर्ड क्या बनेगा। तो इसको अपन क्या बनाए आगे पीछे करके, YOKE ये बन रहा है, याक बन रहा है, ठीक है। और तो कोई बन ही नहीं रहा है। जीरो तो अपन कह नहीं सकते हैं, तीन इसके मीनिंगफुल कोई वर्ड बन नहीं रहे हैं, दो भी नहीं बन रहे, कितने बन रहे हैं, याक, YOKE। ये कैसे बनाओगे, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि इन अक्षरों को आगे पीछे करें तो एक आध कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा कि नहीं बन रहा। देखो और इसका बन नहीं रहा, आप कहोगे सर ओके, तो फिर बाकी अक्षर काम नहीं है। इसने बोला इन चारों अक्षर को काम लेना, एक अक्षर को एक बार काम लेना, एक अक्षर को दो बार काम नहीं लेना, सबको एक एक बार लेना है, तो एक ही वर्ड बन रहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगला ध्यान दो, ये आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन है, नहीं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों क्वेश्चन तो है ब्लड रिलेशन का, लेकिन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ब्लड रिलेशन के टॉपिक के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक डाटा सपियंसी नाम का एक टॉपिक है जो एसएससी में अभी मेंस के अंदर आने लगा, प्री के अंदर नहीं आते हैं। इस टॉपिक से पिछली बार सीजीएल के जो पेपर हुए थे मेंस के, उनमें भी हर पारी के अंदर 2-2 क्वेश्चन थे, इस बार भी 2-2 3-3 क्वेश्चन दे दिए। तो ध्यान रखना, जो सीजीएल 2024 का प्लान कर रहे हैं वो डाटा सपियंसी नाम का जो टॉपिक दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाए। हालांकि उस टॉपिक के अंदर कोई नया टॉपिक नहीं आता है, सारे टॉपिकों का रीजनिंग का जो निचोड़ है वो उस टॉपिक के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, में ज्यादा थ्योरी तो आप पढ़ते रहना, मैं आपको बता दूं ये जो पहला पॉइंट दिया है ना, नहीं, यहां से एक प्रश्न पूछा, प्रश्न मतलब यहां से एक क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन इसने दिया है कि हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता। आपको पूछा है कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, ये एक क्वेश्चन पूछेगा। हमेशा जब ये टॉपिक आएगा डाटा सपियंसी, यहां पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए या इसका जवाब देने के लिए आपको कौन से पॉइंट की जरूरत है। इसने बोला कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, और ये लाइन आपको इसका जवाब देने के लिए इस पहले पॉइंट की जरूरत है या दूसरे पॉइंट की जरूरत है या दोनों की जरूरत नहीं है या दोनों की जरूरत है। देखो क्या बोला, पहला कह रहा है अकेला पर्याप्त है, दूसरा जबकि एक की जरूरत नहीं है। फिर आपको बी ऑप्शन बोला कि या तो अकेला पहला या अकेला दूसरा। फिर सी ऑप्शन बोला कि फर्स्ट और सेकंड दोनों की जरूरत है। फिर कह रहा है कि अकेला पर्याप्त जबकि सेकंड अकेला पर्याप्त नहीं है। तो आप सॉल्व करो, मतलब किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, इसका जवाब देने के लिए इस पॉइंट की जरूरत है या इस पॉइंट की जरूरत है या दोनों की जरूरत है या दोनों की नहीं है। भाई किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, जरूरत तो रहेगी कोई ना कोई पॉइंट की, तो सॉल्व करो। अब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ब्लड रिलेशन की तरह। यह कह रहा है कि ये जो नव्या है ना वो किशोर की पुत्री है, तो अपने काम करते हैं किशोर की पुत्री, ये रही आपकी किशोर, और किशोर की पुत्री का क्या नाम है, नव्या, और पुत्री है तो साइन किसका रखोगे आप, माइनस का रखोगे। तो इसने बोला कि नव्या किशोर की पुत्री है, किशोर की पुत्री का नाम क्या है, नव्या, और विनीता किशोर की पत्नी है। इस किशोर की पत्नी का क्या नाम है भाई, किशोर की पत्नी का नाम है विनीता, तो ये पत्नी है तो ये माइनस है, तो ये पत्नी है तो ये अपना पति हो गया, ठीक है। ये लाइन तो ठीक है। आगे देखो आपको क्या बोला कि अमन है ना वो नव्या का भाई है। इस नव्या का बच्चों एक भाई है जिसका नाम है अमन, और ये भाई है तो साइन किसका रखोगे आप, प्लस का रखोगे। अब बोला कि सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है, अमन की इकलौती पुत्री, ये अमन और अमन की इकलौती पुत्री का नाम है सुजाता, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको बोला कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, किशोर यहां पर बैठा है और सुजाता यहां पर बैठा, इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए आपको किस पॉइंट की जरूरत पड़ी भाई, इसकी भी जरूरत रहेगी आपको और इसकी भी जरूरत रहेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इन दोनों के बीच का कभी रिलेशन नहीं बता सकते हो। अब रिलेशन क्या बताओगे, ये इसके पापा और इसके पापा की बहन, पापा की जो बहन होती है वो अपनी बुआ, और बुआ की जो पिता होते हैं वो अपने लिए क्या लगता है, दादा। तो एस के लिए के क्या लगेगा, दादा, और के के एस क्या लगेगी, ये लगेगी आपकी पोती। इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट और सेकंड नंबर पॉइंट दोनों की क्या रहेगी बच्चों, जरूरत रहेगी। तो आप क्या कहोगे, सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नीड, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ आवश्यक है। फर्स्ट होगा तो भी आंसर नहीं आएगा, सेकंड होगा तो भी आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की क्या रहेगी, आपको जरूरत रहेगी। तो ऑप्शन आएगा सी। चलिए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इस बार मेंस के अंदर 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए, तो इस टॉपिक का भी ध्यान रखें खास तौर पे कि कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन भी आता तो मेंस में 3 नंबर का होता है। यदि आप 3 नंबर का गलत करोगे तो 3 तो वो चले गए और माइनस वाला और चला गया, तो मेंस के अंदर गलत तो क्वेश्चन करना ही नहीं है, छोड़ने भी नहीं है,
ठीक है। बहुत सारे टीचर आएंगे आपको कहेंगे कि आज हम बताते हैं आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एसएससी में छोड़ने जैसा ऑप्शन नहीं है, आपको इतना ही देखना क्या पढ़ना है और पूरे नंबर कैसे लाना है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे मत सोचना क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। हर टीचर बताएगी कि आपको सारी चीजें पढ़नी भी नहीं है और क्या छोड़ना है। एसएससी में छोड़ दिया मतलब एसएससी आपको छोड़ देगी, ठीक है। तो ऐसी बहकाऊ भरी बातों के अंदर नहीं आए कि आपको क्या छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। जो दे रखा सिलेबस वो पढ़ के जाए 100%। तो देखो ये कह रहा है निश्चित भाषाओं में कोड में आपको दे रखा है CARD, इसके आपको कोड दे रखे हैं 7, 3, 5 और 9। 7, 3, 5 और 9। आगे एक और वर्ड का कोड दिया है, वो दिया है SER और V। इसके जो कोड दे रखे हैं 1, 2, 5 और 6। आगे और कोड दे रखे हैं PACK, इसके कोड दिए आपको 8, 4, 9 और 7। अब आपको बोला है कि डी का कोड क्या होगा। ये कह रहे हैं डी का कोड क्या होगा। पहली बात मैं आपको एक काम की बात बताऊं, जब इतनी बार एग्जाम्पल दिया होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि इनके कोड यहीं लिखे होते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इन सब के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन है आर। यहां पर आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, इसका मतलब यहां पर भी आर का कोड है, यहां पर भी आर का कोड है। कॉमन नंबर देखो इन दोनों में कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर 5, इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक बात है। अब इन दोनों में कॉमन देखो तो आप कहोगे सर सी, यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है। अब मेरे को बताना यहां पर कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर सी 7 पे, यहां पर भी 7 पे, ठीक बात है। और कोई कॉमन नंबर देखो तो आप है, हाँ यहां पर ए है और यहां पर भी ए है। तो अब एक बात बताना मेरे को, इन दोनों में कॉमन बचा क्या भाई, 9 यहां पर भी है और 9 यहां पर भी है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, और क्या बचा है अपने पास में। अब अपने पास में तो आंसर पूछा डी का कोड क्या है, तो देखो सी का 7 हो गया, ए का 9 हो गया, आर का 5 हो गया। तो बाकी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, डी का कोड अपना आप ही क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप क्या होगा सर सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए ये एक सिलोक्स नाम का टॉपिक है जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सिलोक्स के अंदर करना क्या होता है, यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो चीज दी उसको 100% सही मान लो। स्टेटमेंट कितने दिए हैं, ये तो रहा पहला स्टेटमेंट और ये रहा दूसरा स्टेटमेंट और ये रहा तीसरा स्टेटमेंट। यहां आपको कंक्लूजन दिया है, पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन आपको बताना। देखो स्टेटमेंट का मतलब होता है जो बोला उसको सही मान लिया जाए। कंक्लूजन का मतलब होता है कि स्टेटमेंट का आपको कंक्लूजन निकालना, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कंक्लूजन और स्टेटमेंट को चेक करना। सबसे पहले आपको बोला कि सम पेन आर बुक, ये कह रहा है कि कुछ कलम है ना किताब है। तो आप एक काम करिए, ये ली है कुछ अपन ने कलम, तो इसने बोला है कि कुछ कलम क्या है, किताब है। कुछ कलम का पार्ट किसके अंदर आएगा, किताब के अंदर। कुछ कलम का पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, किताब के अंदर। तो ये तो सेंटेंस पूरा हुआ। आगे बोला कि सभी किताबें कार है, ऑल बुक आर कार्स। ये कह रहा है सारी किताबें, ये सारी किताबें किसके अंदर आएगी, कार के अंदर, ठीक बात है। अगला इसने बोला कुछ कार है ना वो चम्मच है। कुछ कार का पार्ट, तो मेरे को एक बात बताना, कुछ कार ऐसी है जो किसके अंदर आ जाएगी, चम्मच के अंदर आएगी। कुछ कार का पार्ट किसके अंदर आएगी, कुछ कार का पार्ट आएगा चम्मच के अंदर। ये एक डायग्राम है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसका एक और डायग्राम बना सकते हो। कैसा बनाओगे, आपको जहां जहां पर सस्पेंस है ना कि ऐसा भी अपन कर सकते हैं, तो इसका एक दूसरा डायग्राम कैसे बनाएगा बताऊं आपको। यहां पर देखो, आपको लग रहा है कुछ कलम किताब है, तो ये तो बात सही है कि कुछ कलम का पार्ट किसके अंदर आएगा, कुछ कलम का पार्ट किताब के अंदर आएगा। अगला कह रहा है सारी किताबें कार हैं, ये बात भी ठीक है, सारी किताबें क्या है, कार। पर एक बात बताओ, इसने बोला कुछ कार का पार्ट चम्मच है। कुछ कार का पार्ट चम्मच यहां से होना कोई जरूरी थोड़ी, आप यहां से कर लो। तो ये क्या आ गया अपने पास में, चम्मच, तो ये भी ठीक है। अब आप कहोगे सर डायग्राम सही कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं डायग्राम आपके दोनों ही सही है, अपनी अपनी जगह पर दोनों डायग्राम क्या है, सही। अब चेक कैसे करोगे, यहां पर लिखो डायग्राम नंबर ए और यहां पर लिखो डायग्राम नंबर बी। अब देखो कंक्लूजन कितना है, 2। पहला कंक्लूजन ए में भी चेक करो, बी में भी चेक करो। दूसरा कंक्लूजन ए में भी चेक करो और बी के अंदर भी चेक करो, ठीक बात है। अब आप कहोगे सर फिर ए के अंदर भी चेक करे, बी के अंदर भी चेक करे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि सही कौन सा है और गलत है कौन सा है।
तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी इंसान को एक बात पूछते हो और कोई आदमी आपको कह देता है कि ये बात क्या है, सही है, लेकिन जैसे एक इंसान के बारे में एक कोचिंग के अंदर अपन कोचिंग करने जाते हैं और दो आदमियों को पूछते हैं कि बता भाई ये कोचिंग कैसी रहेगी एसएससी के लिए, उसने बोला ठीक रहेगी, मस्त पढ़ा देगी, दूसरे ने कहा ये तो फर्जी है। इसका मतलब अपन भरोसा किस पे करें, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? इसका मतलब अपने लिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। कभी आदमी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बताता तो अपन नेगेटिव वाली बात पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप में से किसी ने पूछा कि आप बताइए जोधपुर के अंदर एसएससी का कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, तो एक ने किसी एक का नाम दिया कि ये अच्छा है और दूसरे ने कह दिया ये तो कोचिंग फर्जी है, तो इसका मतलब आप वहां पर कोचिंग नहीं करोगे। यदि आपने दो आदमियों को पूछा, एक और एक बी को, और दोनों के दोनों आदमियों ने कह दिया कि ये कोचिंग जोरदार है, तो फिर इसका मतलब क्या मानना उसको सही। इसी प्रकार यहां कंक्लूजन कितने हैं अपने पास में? आप कहोगे सर दो कंक्लूजन है, तो दो कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? दोनों डायग्राम ने कह दिया सही तो सही, दोनों ने कह दिया गलत तो गलत। एक ने कहा गलत और एक ने कहा सही, तो अभी क्या मानना है? गलत। मुद्दा समझ आ गया? अब देखो इसने क्या बोला है आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं, चेक करिए। ये कह रहा कुछ चम्मच है ना कलम है, कुछ चम्मच कलम है, पहले में तो नहीं है, नहीं है, कुछ चम्मच कलम है दूसरे डायग्राम के अंदर है। तो मैंने अभी अभी क्या कहा, एक आदमी कह दे मैंने दो आदमियों को पूछा, एक और एक बी को पूछा, क्या मैंने ये कहा कि भाई साहब कुछ चम्मच कलम है, इन्होंने बोला नहीं 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 गलत बात है, इन्होंने कहा सही बात है, मैं मानूं किसकी? तो मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। इस बात को मतलब पहले कंक्लूजन को 100% मैं क्या कर दूंगा? गलत कर दूंगा। ठीक बात है। अगला इसने बोला है कि कुछ किताब कलम है, भाई कुछ किताब का पार्ट कलम इसके अंदर भी है, कुछ किताब का पार्ट कलम इसके अंदर भी है, दोनों डायग्राम ने कह दिया सही। मतलब आपने एक आदमी को पूछा उसने भी बोला सही और दूसरे को पूछा उसने भी बोला सही, तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन प्यारे बच्चों सही है आपका। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन बता रहा है? देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओनली सेकंड कंक्लूजन सही है, सही है। दूसरा कह रहा है कि न तो फर्स्ट और न सेकंड, ये भी बात गलत है। ये कह रहा केवल फर्स्ट, ये भी। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा था? ए, केवल सेकंड कंक्लूजन आपका क्या है? राइट। जैसा बोला वैसा डायग्राम बना दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ये सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं आता, तो फिर आप क्या होगा किस में आता है? मैंने आपको अभी अभी एक टॉपिक का नाम बताया था, जैसे ब्लड रिलेशन का अपने पीछे क्वेश्चन करा था मैंने, कि डाटा सफिशिएंसी नाम का टॉपिक आएगा, उसके अंदर पूरी रीजनिंग का निचोड़ है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सीटिंग अरेंजमेंट की जरूरत रहेगी। लेकिन यहां पर एक चीज पूछिए, देखो इसने बोला कि हम एक प्रश्न दे रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए, पहचान करिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। यहां से बोला ए से लगाकर एफ तक 6 कैंडिडेट हैं, वर्ताकार मतलब एक गोला है इस प्रकार का, ठीक है। वर्ताकार मेज में लोग बैठेंगे, उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की तरफ है या मेज के बाहर की तरफ है। ये पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा, एसएससी ने अभी तक ऐसा क्वेश्चन पहली बार ही दिया है कि आप चाहिए इन लोगों को मतलब सर्कल के अंदर बैठा दो या सर्कल के बाहर बैठा दो, हमें पता नहीं है, ठीक है। लोग कितने बोलो? 6 लोग हैं, तो इन 6 लोगों की जगह बनाते हैं, 2 और 2 4 और 2 6। तो इन्होंने तो बोला कि केंद्र के अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं, तो लगभग ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों वो अंदर वाला आता है, तो एक बार अपना अंदर का मान ले। और ये जब अंदर की साइड मूव करते हैं तो अपना राइट और अपना लेफ्ट उल्टा हो जाता है, जब ये बाहर की साइड करेंगे तो अपना सेम रहेगा। तो अपना याद कौन सा है? राइट है, तो यहां पर क्या लिख देंगे अपन? लेफ्ट, और यहां पर क्या लिख देंगे? राइट। एक बार अपन मानते हैं कि अंदर ही लोग बैठा है ये, ठीक है। आगे पढ़ो क्या बोला इसने। अब इसने आपसे एक सवाल पूछा कि बताइए डी का मुंह कहां पर है। इस बात का जवाब देने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या पूछा है? डी इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट टू सी, और हाँ सवाल तो यहां पर है ना, आपको यह बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग। आपको बताना डी का मुंह कहां पर है। डी का मुंह कहां पर है, इसका जवाब देने के लिए आपका पहला पॉइंट सही है या दूसरा पॉइंट सही है या दोनों ही पॉइंट गलत है या दोनों सही है, इसका जवाब देना। जवाब क्या देना है आपको? इसने एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ डी का मुंह कहां पर है, इसका जवाब देने के लिए कौन सा पॉइंट सही है, तो इनको सॉल्व करो। इसने पहले ही सबसे पहले एक बात बोली आपको, और बात यह बोली है कि जो बी नाम का कैंडिडेट है ना वो एफ के राइट साइड में दूसरे स्थान पर बैठेगा। कहां पर बैठेगा? एफ के राइट साइड। तो अपन एक काम करते हैं, ये बैठा दिया मैंने एफ, बैठ गया एफ। तो इसने बोला है
एफ के राइट साइड में दूसरे स्थान पर बैठेगा। एफ के राइट साइड में दूसरा, राइट तो इधर ही है, और राइट साइड में दूसरे स्थान पर, तो ये पहला और ये दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? बी बैठ गया। और आगे बोला दोनों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसका भी अंदर की साइड मतलब केंद्र का मतलब ये, और इसका भी अंदर की साइड मुंह है, ठीक बात है। अब इसने बोला है ए और ई के बीच में किसी भी एक, क्या बोला है? ए और ई के बीच में किसी भी छोर से केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे। दो व्यक्ति बैठने के लिए आपको एक बात पता है कि एक को यहां पर बैठा दे, एक को यहां पर बैठा दे, तो इधर भी दो रह जाएंगे, इधर भी दो रह जाएंगे, ठीक है। ए और ई के बीच में कितने लोग होने चाहिए? दो। ए और ई दोनों समान दिशाओं की तरफ मुंह करके बैठेंगे। समान दिशा का मतलब समझते हो? ए की दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, जिसमें से ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां पर ए नहीं बैठेगा, तो यहां पर क्या बैठ जाएगा? ई, और यहां पर बैठ जाएगा ए। इन्होंने बोला समान दिशा मतलब एक दिशा। जैसे ई यदि अंदर की साइड मुंह करता है इधर, तो ए भी इधर, मतलब एक का बाहर होगा और एक का अंदर होगा, तभी तो समान दिशा रहेगी। भाई देखो ई ने इधर मुंह करा तो ए भी उधर करेगा, समझ गए? आगे देखो क्या बोला है आपको, बैठ गया। आगे आपको बोला कि जो सी है ना वो बी के विपरीत दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। ये जो बी बैठा है ना, विपरीत का मतलब आमने सामने, एक इधर जा रहा है एक इधर, तो यहां पर किसको बैठा दूं मैं? सी को। इसका इधर मुंह है तो इसका इसके विपरीत में कर दो, मतलब इसका अंदर की साइड मुंह हो जाएगा। तो सी बी के विपरीत दिशा मुंह करके बैठेगा। और अब ध्यान रखना सारा खेल यहीं का है कि ये जो डी नाम का कैंडिडेट है ना वो सी के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर बैठेगा। किसके? सी का लेफ्ट। सी का तो अंदर की साइड मुंह है, अंदर की साइड मुंह है तो इसका लेफ्ट इधर है। और इसने बोला है कि जो डी है ना वो सी के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा। अब बात यहां पर एक खत्म हो जाती है कि डी है ना वो सी के तो लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर बैठ गया, बट आपको यह पूछा है कि डी किस दिशा में मुंह करके बैठे। किस दिशा का मतलब अंदर बैठेगा मुंह करके या बाहर बैठेगा? इसका जवाब देने के लिए आपको दोनों पॉइंट ही अधूरी जानकारी दे रहा। बताओ डी का मुंह किधर है? इतना ही बोला कि सी के लेफ्ट में बैठेगा। सी के लेफ्ट में तो बैठ गया, बट अंदर मुंह है या फिर बाहर मुंह है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो अपना जवाब क्या देंगे? इस पॉइंट से भी इसका जवाब नहीं मिला, इस पॉइंट से भी इसका जवाब नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कथन फर्स्ट और सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नहीं जी, इससे आंसर नहीं निकल रहा है। कथन फर्स्ट केवल उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि सेकंड की जरूरत नहीं है। नहीं, इसका जवाब तो मिला ही नहीं अपन को। कथन फर्स्ट और सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि तुम पूरा जोर लगा लो लेकिन दोनों बातें करने से भी आपका इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो यहां तक अच्छे से समझ में आया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जिसके अंदर अपन को कैलकुलेशन करनी है। और इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है इस पेपर के अंदर। इसने बोला प्लस की जगह पर माइनस करो, तो यहां पर करो माइनस, और माइनस की जगह पर क्या करोगे? प्लस कर दो। और भाग की जगह पर गुणा और गुणा की जगह भाग, तो यहां पर गुणा करो और यहां पर क्या करोगे? भाग करोगे। बड़ा आसान है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 163 बिल्कुल ठीक है। और मल्टीप्लाई 163 का मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया? 3 से। उसके बाद माइनस कितना कर दिया आपने? 147। और यहां पर आपने भाग करा, ठीक है। भाग कितना का दे दिया? 7 का। और प्लस कितना कर दिया? 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना अभी अभी मैंने बताया था आपको, बोर्ड मास के रूल काम आएंगे। बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ? पहले भाग दोगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। यदि मैं भाग दूं तो देखो बड़ा आसान है। 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। भाग चला गया 21 बार। अब क्या करना? गुणा। गुणा करूं तो ध्यान दो, 3 × 3 कितने होते हैं? 9। 6 3 18, बच गया 1, और 3 एकम 3 और 1 4। ये आ गया, तो यहां पर आ गया 4। इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है और फिर आपको प्लस कितना करना है? 1। तो पहले तो 21 माइनस करो। अब इसके नीचे मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, इसमें से 21 घटा दो, फिर 1 जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है। तो 9 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 8। 8 में से 2 घटाओ 6, और यह आ गया 4, और इसके अंदर 1 जोड़ दो बच्चों, तो यह जाएगा 469। यह आंसर मिलना चाहिए। कहीं दे रखा है? हाँ जी, ये दे रखा है। किस ऑप्शन के अंदर? 469। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलो, ये बच्चों बिल्कुल एकदम एक सिंपल क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर फिर से। और सिंपल क्वेश्चन बच्चों ये है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों समुच्चय जैसा। ये कह रहा है कि
देखो दो ऑप्शन दिए आपको, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में ऐसा कैसा ऑप्शन ढूंढो आप। तो मैं एक काम कर दूं, आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये थ्योरी यही समझा रही है आपको। ये थ्योरी तो कह रही कि एक अक्षर को एक बार काम लोगे, और इसने बोला कि उच्च समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वैसा ही संबंध हो जो इनके बीच में। मतलब आपको ये बोला कि दो एग्जाम्पल दिया, ये पहला और ये दूसरा, इनके बीच में जैसा रिलेशन है वैसा के वैसा ऑप्शन ढूंढ लो। तो ये एक बात बताओ, सबको पता है कि 5, 5 और 25, इसका मतलब 5 × 5 बराबर कितना आता है, 25। इसको देखूं तो 5 × 2 कर दूं तो कितना आ रहा है, 10, मतलब आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, अब मैं 4 × 4 करूं तो 4 चौक 16 होता, तो ये ऑप्शन गलत। 3 × 3 करूं तो 9, ये सही ऑप्शन है। 7 × 21 ये गलत है। 9 × 27 ये भी गलत है। तो आपको गुणा करना, दोनों पहले वाली वैल्यू को गुणा करो तो तीसरी संख्या आ जाएगी, तो 3 × 3 बराबर 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में। ये फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, कैसा, जो अपन ने अभी अभी करा है, मतलब तीसरा ऐसा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ गया अपने पास में। तो चलो तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह पर प्लस करो। तो ये अपने पास में क्या है, माइनस है ना, तो यहां पर तो कर दो प्लस, और यहां पर क्या कर देना, माइनस। और कह रहा है गुणा की जगह पर भाग, तो यहां पर करो गुणा और यहां पर करो भाग। तो इसको मैं ऐसे साइड में लिख के अच्छे से समझा देता हूं आपको। 113 गुणा किससे करूं, 4 से, और प्लस कितना करना है, 217, और भाग किसका देना है, 7 का, और माइनस करना है 4 का। बिल्कुल सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले भाग दो, 7 का भाग 21 में दूं तो 7 × 21 और 1, 31 बार भाग चला गया। अब गुणा करना है, तो इन दोनों वैल्यू को मैं यदि गुणा करूं तो 4 × 12 के लिए 2 बच गया, 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये 4। ठीक है, इसके साथ में कितने जोड़ने, 31, और माइनस कितना करना है, 4। कितने जोड़ोगे, पहले तो 31 जोड़ो, तो देख लो यहां पर सिंपल तरीके से जोड़ दो। इसके अंदर जोड़ कितना लूं मैं, 31, तो ये कितना हो गया आपके पास में 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और ये 4। अब इसमें से 4 घटा दो, जब 4 घटाओगे तो 4, 7, 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन। एक ही पैटर्न के 3 क्वेश्चन दे दिया भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे क्या कह रहा है। हाँ, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी ये कहता है कि पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है ना, वैसे ही तीसरे के साथ, वैसे ही चौथे के साथ, और वैसे ही पांचवें के साथ। यहां पर ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला है, इसने बोला पहले के अंदर ट्रेवल, यात्रा करना, और टूर। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेवल और टूर एक दूसरे का सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है। अगला कह रहा है पास और दूर, ठीक है, लुक और सी देखना, कैरी ढोना, और लिफ्ट उठाना। अब आपको यह बताना इसमें अलग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेवल की बात करूं या टूर की बात करूं तो दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, और पास और दूर ये दोनों एंटोनिम है। ये तो क्या था, यात्रा करना और सैर करना, मतलब ट्रेवल और टूर एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन पास और दूर ये एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द है। ठीक है, ये कह रहा लुक और सी, मतलब अवलोकन करना, ये देखना, ये भी क्या है, एक दूसरे का पर्यायवाची है। ढोना या उठाना, कैरी करना, ये लेफ्ट, ये भी एक दूसरे का। तो ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, एंटोनिम है, बाकी सारे सिनोनिम है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चलिए, हाँ, ये एक क्वेश्चन है, यहां पर लिखा बच्चों कथन। कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, और यहां पर लिखा अनुमान। तो इस कथन का आपको अनुमान लगाना है। अनुमान किसको कहते हैं, किसी भी घटित घटना घटने से पहले अपने मन में जो ख्याल आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, अनुमान लगाना। तो लगाइए, अनुमान कैसे लगाते हैं। हाँ, आपको बोला भारत में ईंधन की कीमत, ईंधन जानते हो आप, फ्यूल। ईंधन का मतलब आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लकड़ी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, भारत में फ्यूल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको पता पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब बढ़ती ही जा रही है। पहले पेट्रोल 70 रुपए, 80 रुपए, 110 तक पहुंच गया, कोई सीमा नहीं, पता नहीं है कहां पर जाकर रुकेगा। ये आपको एक घटित घटना दी है, और स्टेटमेंट जहां बच्चों लिख दे उस बात को 100% आपको क्या मानना है, सही मानना है। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा कौन सा अनुमान सही है। ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, बोले पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। पहला कह रहा है केंद्र और राज्य सरकार ने फ्यूल पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं करी। भाई कटौती नहीं करी है तो रेट वो रहनी चाहिए ना, बढ़नी नहीं चाहिए ना। तो ये बात तो सरासर गलत है। क्यों,
इसलिए ये कह रहा है कि कटौती नहीं करी। भाई कटौती नहीं करी इसका मतलब यहाँ रेट है ना, तो वो यहीं रहनी चाहिए, बढ़नी तो नहीं चाहिए ना। तो ये कह रहा है बढ़ रही है, तो बात गलत है। ये कहता है इंटरनेशनल मार्केट, आपको पता होगा कि जो पेट्रोल और डीजल की जो रेट डिसाइड होती है वो इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करता है। दूसरा अपने देश का टैक्स काम करता है, ठीक है। वहां से मतलब पेट्रोल और डीजल 40 से 45 रुपए के अंदर आता है, तो बाकी जो जितने भी रुपए लिए जा रहे हैं अपना देश टैक्स लगा रहा है, ठीक है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है। तो इन्होंने बोला है कि अंतर्राज्यीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगाई का प्रभाव फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए उत्तरदायी है क्या? ये कह रहे हैं कि फ्यूल की रेट बढ़ रही है इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के भाव बढ़ रहे हैं। ये तो गलत बात हो गई ना भाई। इंटरनेशनल मार्केट की रेटें बढ़ेगी तो पेट्रोल की डीजल बढ़ेगी। इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी बात गलत है। तो दोनों की दोनों बातें आपकी क्या हुई? गलत। न तो अनुमान फर्स्ट है और नहीं सेकंड है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हुआ? सही। इसको कहते हैं अनुमान लगाना। हाँ, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया मैंने, कहा देखो एक फिगर सीरीज थी, फिर 2 रिपीटेड सीरीज थी, और ये आ गया आपका नंबर सीरीज का। तो देखो 18 से 74 दे रखा है, तो इनके बीच का गैप देखें, या फिर मैं ये कह दूं 18 चौक 72, मतलब गुणा करूं तो 72, 18 के 4 से गुणा करके यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो आपके पास 74 आ जाता है। सही बात है। अगला मैं देखूं 74 का गुणा किससे करूं? 4 से। 4 इंटू 4 बराबर कितना हुआ? 4 इंटू 4 बराबर आपके पास में आ गया 16 के लिए 6 बच गया 1, और 7 चौक 28 और 1 29, और इसके अंदर कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया तो जाए तो बिल्कुल 198 हो रहा है। इसका मतलब सीरीज क्या बन रही है? 2 से गुणा करके 2 जोड़ दो, तो सीधा सिंपल पता चल गया। इस वैल्यू को गुणा करो, किससे करें? 4 से, लास्ट में 2 जोड़ देने, 4 7 7 8, गुणा किससे करूं? 4 से। तो 8 चौक कितने में? 32, 32 के लिए क्या लिख दूं? बोलो 2, और बच गया कितना आपके पास में? 3। 7 चौक 28 और 3, 28 और 3 होते हैं 29, 30 31, 31 के लिए 1 बच गया कितना अपने पास में? 3, और 7 चौक 28, 28 और फिर 3 कितने बच गए? 1 लिख दो, बच गया 3, और 4 चौक 16, 16 के बाद में 17 18 19, 19 के लिए क्या लिखोगे? अब तो 19 लिखोगे, इसके अंदर 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ोगे तो क्या जाएगा? यहाँ पर 4 1 1 9 1, ऐसी कोई वैल्यू दिख जाए तो उसको कर दो सही। ये दे रखा है ए ऑप्शन में। तो सीरीज कैसे बन रही है? इस वैल्यू का 4 से गुणा करके 2 जोड़ो, 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 और आगे भी इस वैल्यू को भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, 4 से और 2 जोड़ दो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए, ये एक ओपन डाइज का क्वेश्चन है। ओपन डाइज आपको ओपन दे रखा है, इसको फोल्ड करोगे तो आपको कह रहा है कि इस प्रकार का जो साइन है ना, इसके ऑपोजिट में क्या आएगा? आप सबको पता है कि ये जो डायग्राम है ना, इसको आपको फोल्ड करना। तो एक बात बताओ आप, जब मैं इसको फोल्ड करूं तो इसको जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे बिल्कुल सिंपल है। ये ट्रायंगल का ऑपोजिट आएगा कि नहीं आएगा? ये बच गया, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। आपको पूछा क्या? आपको ये पूछा इस साइन का ऑपोजिट में क्या आएगा? तो इसका ऑपोजिट में आएगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल किस ऑप्शन दे रखा है? सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है क्राउड और संगन। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको बताना है कि इनमें से क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। यह कह रहा है इन दोनों के बीच में भाई जो रिलेशन है ना, वो अगले के साथ होना चाहिए, जो अगले के साथ होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, क्राउड और संगन, डेंस, इसका मतलब यह होता है जो भीड़ का बड़ा रूप होता है ना, जैसे मैं कहता हूं तालाब और नदी। तालाब का बड़ा रूप क्या है? नदी। और नदी का बड़ा रूप क्या है? महासागर। उसी प्रकार भीड़ का बड़ा रूप क्या होता है? संगन। उसी प्रकार ढलान का मतलब होता है तीव्र ढलान, ढलान से ज्यादा ढलान, तीव्र ढलान। यह कह रहा तंग, यह कह रहा मेड, यह कह रहा है समतल। नहीं, मतलब जैसे मैं कहता हूं ना 1 पेन फिर 10 पेन, उसका बड़ा रूप आया कि नहीं है? उसी प्रकार यह कह रहा भीड़ के बड़े रूप को संगन कहते हैं, ढलान के बड़े रूप को कहते हैं तीव्र ढलान, और ज्यादा। तो ये एक जैसा रिलेशन है। इन्होंने ये बोला कि जो पहले और दूसरे में रिलेशन है वही आगे वाले के साथ। ये था आपका एनालॉजी का क्वेश्चन। ये आपका एक छोटा इतना कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में पसंद क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा, लेकिन ये पूछा कि लगभग क्या होगा। लगभग का मतलब जानते हो आप? लगभग आंसर निकाल दो। लगभग आंसर निकाल देते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये कह रहा है कि 49.85 में से 5 घटा दो। तो एक बात बताओ ना आप, 49 में से यदि मैं पॉइंटों को एक बार छोड़ दूं, क्यों? तो ये तो लगभग ही पूछ रहा है।
यदि 49 में से मैं 5 घटा दूं तो आपके पास आ जाएगा 44 आ गया। और 44 के अंदर ये कह रहा 9 जोड़ दो, तो 44 और 9 लगभग कितना आएगा 54 के आसपास। तो 19 गलत है, 6 गलत है, 37 गलत है, और कुछ पॉइंट वॉइंट जोड़ोगे तो 54 ये 55 आंसर आएगा। इसने यही पूछा लगभग क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 49.85 में से 5.31 घटाना है और 9.7 जोड़ना है, एक जोड़ करनी थी। हाँ, ये आया आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास में, दूसरा। तो ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है BUTT और R, ठीक है। तो ये कह रहा है इसका CWS और O। एक इसका आगे आपको दे रखा है THEOR और Y। इसका इन्होंने कोड दिया है UJHNP और V। अब आपको आंसर इसका पूछा है कि बताइए LATENT, लैंड का आंसर बताओ। अब देखो इनका आंसर कैसा आएगा, आप सबको पता B 2 पर आता है, U 21 पर आता है, T 20 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर, C 3 पर आता है, W 23 पर आता है, W 23 पर आता है, S 19 पर आता है, C 3 पर आता है, O 15 पर आता है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 2 से 3 कितना जुड़ा है, 1। 21 से 23 2 जुड़ा है, 20 से 3 3 जुड़ा है, और 20 से 19 1 माइनस हुआ है, 5 से 3 2 माइनस हुआ है, 18 से 15 3 माइनस। सीक्वेंस पता चला, 1 2 3 जुड़ा है, 1 2 3 माइनस हुआ है। तो यहां पर भी देखो T कितने पर आता है भाई 20 पर, H कितने पर आता है 8 पर, E कितने पर आता है 5 पर, O कितने पर आता है 15 पर, R कितने पर आता है 18 पर, और Y कितने पर आता है 25 पर, U कितने पर 21 पर, J कितने पर 10 पर, H कितने पर 8 पर, N कितने पर 14 पर, P कितने पर 16 पर, और V कितने पर 22 पर, ठीक है। तो देखो 20 से 21 कितना प्लस 1, 18 से 8 से 10 कितना प्लस 2, 5 से 8 कितना प्लस 3। अब देखो 15 से 14 1 माइनस, 18 से 16 2 माइनस, 25 से 22 3 माइनस। तो सीक्वेंस पता चल गया, 1 2 3 जोड़ना है, 1 2 3 घटाना है। तो घटा दो इसमें, L 12 पर आएगा, A 1 पर आएगा, T 20 पर आएगा, E 5 पर आएगा, N 14 पर आएगा, और T 20 पर आएगा। तो अब आप बताइए मेरे को 12 में से 1 जोड़ो, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 13 पर क्या आएगा M। अब 2 जोड़ दो, 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा C आ जाएगा। अब 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे तो W आ जाएगा। अब ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको M C और W, तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, 2 ऑप्शन बचे। तो ये अब घटाओ, 1 घटाओ पहले, तो 1 घटाओगे तो क्या आएगा D, फिर 2 घटाओ तो 12, और 12 पर क्या आ जाएगा अपने पास में 12 पर आ जाएगा L, और फिर 3 घटाओ तो क्या आ जाएगा Q। तो ये ऑप्शन बैठ गया आपके पास में 1 माइनस, 2 माइनस और -3। ये ऑप्शन सही है क्या, M C W D L Q। तो सीरीज आपको पता चल गया, 1 2 3 जोड़ना, 1 2 3 घटाना, यही क्वेश्चन था आपका। ये है रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज का। पहले अपन ऐसे सीरीज का क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने कहा अपने पास एक बेसिक कंसेप्ट ये, अक्सर गिनो इसके टुकड़े करो, टुकड़े नहीं हो तो सीरीज बनाओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना अक्सर दे रखा है भाई 15 ही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्सर है ना। तो 15 के यदि अपन जोड़े बनाए तो या तो जोड़ा बनेगा आपका 3 का या बनेगा 5 का। 15 का 5 का ठीक बन रहा है, बना सकते हो। 15 का 3 का भी बन सकता है, जो बनेगा वो बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूर नहीं 3 का बनेगा, ट्राई करनी पड़ेगी। दोनों का नहीं बनेगा तो फिर कोई लगातार सीरीज बनानी पड़ेगी। पहले 5-5 का बना के देखें, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5 लग रहा बन जाएगा। कैसे, यहां पर लास्ट में जेड, यहां पर जेड और यहां पर जेड। ये जेड से पहले यहां पर वाई, तो यहां पर वाई, तो यहां पर वाई। वाई से जस्ट पहले ए तो यहां पर भी ए, तो ये तो बन गया P R A Y Z। इसको भी ऐसा बनाओ तो देखो P R A Y Z, P R A Y और Z। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन है A Z P Y R Y। ऑप्शन देख लो ऐसा कौन सा है, A है, Z है, P है, A है, देखो A
ZPYR, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था। चलो ये तो देखो बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है जैसा ए और बी में रिलेशन है, ए और बी में क्या है, ए की आकृति को उल्टा कर दिया, वैसे ही कह रहा है सी और डी में ढूंढो, तो इस आकृति को उल्टा कर दो। उल्टा है कहां पर, यहां उल्टा नहीं है, यहां उल्टा नहीं है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, ये वाला कोना इधर आया है तो पी भी इधर जाएगा और इधर जाके होगा कैसा, उल्टा। तो इस कोने में तो गलत आ गया, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। करना क्या है, इस आकृति को उल्टा कर दो, कोने को यहां लेकर जाओ, तो इस आकृति को उल्टा कर दो, पी को इस कोने में ले आओ। कौन सी आकृति ऐसी, बी ए के ऑप्शन में। ये एक इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इक्वलिटी और अनइक्वलिटी ये बताती है कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट दिया है, इसको मैं बड़े रूप में यहां पर लिख दूं। देखो ये कह रहा आई से बड़ा कौन है, एम से बड़ा कौन है, एफ, एफ से बड़ा या बराबर कौन है, डी, और डी से बड़ा या बराबर कौन है, एस, और बराबर कौन है, जे। ठीक बात है। तो अब ध्यान दीजिए, आपके पास में कंक्लूजन दे रखा है, कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि एस से एम बड़ा है, दूसरा कंक्लूजन कह रहा है एफ और एस बराबर है, तीसरा कह रहा है आई और जे बराबर है, चौथा कह रहा है एम और डी बराबर है, बड़ा है। तो चेक करो, पहले चेक करो एस और एम, इस साइन का मतलब तो आप सब जानते होंगे, एस से बड़ा कौन है, एम। 100% एस से एम बड़ा है क्या, एम बड़ा। तो एक बात बताओ, एम बड़ा होना चाहिए, तो एम से एफ बड़ा, एफ से बड़ा या बराबर डी, और डी से बड़ा या बराबर एस। ये तो एस बड़ा हो गया, अपन को चाहिए क्या, एम बड़ा चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत। सही बात समझ में आ गई भाई। आपको बड़ा क्या चाहिए, एम, यहां पर बड़ा कौन हो रहा है, एस। तो अगला चेक करो, अगला कह रहा है एफ और एस बराबर है क्या, एफ और एस बराबर कैसे हैं भाई, एफ से बड़ा या बराबर कौन है, डी, और डी से बड़ा या बराबर कौन है, एस। इस बात के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, एफ से डी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, डी से एस बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्या बोला है कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो इसके बारे में कह नहीं सकते हैं, ये बराबर हो भी सकता है ना भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे से आई बड़ा है क्या, ये तो रहा जे आई और ये रहा जे, क्या दोनों बराबर है। तो देखो आई से एम बड़ा है, एम से एफ बड़ा है, बराबर तो नहीं होगा ना, है। ये कह रहा आई बड़ा, आई बड़ा कहां से होगा भाई, आई से एम बड़ा, एम से एफ बड़ा, एफ से डी बड़ा, डी से एस बड़ा, और ये कह रहा है कि आई बड़ा होना चाहिए, उधर निकल कौन रहा है, जे बड़ा, तो ये भी गलत। अगला लास्ट ऑप्शन बचा भाई कि एम से डी बड़ा है क्या, देखो एम से एफ बड़ा, एफ से डी बड़ा, ठीक बात है क्या भाई। एम एक है तो ये दो, ये बड़ा भी हो सकता, बराबर भी हो सकता, बराबर हुआ तो दो और बड़ा हुआ तो तीन, तो श्योर डी बड़ा है कि नहीं है। ऑप्शन सही कौन सा हुआ भाई, ये कह रहा पहला दूसरा सत्य है, नहीं, केवल और केवल चौथा पॉइंट सही है, बाकी सारी चीजें क्या है, गलत है। और आखिरी क्वेश्चन है आपके पास में, जिसको पढ़ना है और जवाब देना है। थ्योरी का क्वेश्चन है अपने पास में, और पढ़िए थ्योरी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन लिखा है, कथन क्या कह रहा है, भारत में बड़े शहरों में, भारत के जो बड़े शहर है ना, देश के ग्रामीण हिस्सों के प्रवासी आबादी को आकर्षक कर रहे हैं। बड़े शहर है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, यहां पर क्या है, जो गांव वाले लोग हैं ना, वो उठ उठ के कहां पर आ रहे हैं, शहर में। अच्छा लग रहा है शहर, ठीक है। ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में सबसे बड़े महानगर दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। मतलब 48% लोग बाहर से आके इन सिटियों के अंदर बस गए। सिटी अच्छी थी, बड़ी सिटी होती तो रोजगार के साधन होते हैं, वहां पर आप कुछ भी करके जिंदगी का जीवन यापन कर सकते हो। ये एक घटना है। अब आप कहोगे सर ये सही है या गलत है, आपको तो मानना है। जहां स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, वो बात सही है। अब आपको बताना है कारण पहला सही है या फिर कारण दूसरा सही है। पहला पढ़ो, शहर में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावना की उपलब्धता का कारण प्रवास होता है। सही बात है, शहर में बेहतर भविष्य होता है और आर्थिक संभावना के उपलक्ष्य में कारण प्रवास होता है। ये बात क्या है, सही है। यह कह रहा है कि प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करने और नए शहरों को पसंद करता है। आप यदि के कभी कोई बड़े शहर में जाके सेटल हुए थे तो आपको यात्रा करना अच्छी लग रही थी इसलिए वहां जाके घर बना लिया, या आपको बड़े शहर अच्छे लगते हैं इसलिए नहीं, आपने क्या करा, वहां पर बेहतर भविष्य दिखा है तो इसलिए आप वहां पर क्या हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो ये थे अपने पास में 30 क्वेश्चन, और 30 के 30 में देखो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन आया जिसके अंदर कोई भयंकर कैलकुलेशन थी। एक ठीका ठीक पेपर था, न ज्यादा सिंपल था न ज्यादा मुश्किल था। तो ये 30 क्वेश्चन मेंस में ऐसा पेपर अपने पास में आता है।
ठीक है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक लाइव बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशल रीजनिंग का ये बैच रहेगा जो लाइव बैच चलेगा, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये यूजफुल सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी भर्तियों के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट की सभी भर्तियों के अंदर, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग आती है। तो आप भारत देश के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच मात्र आपको 1599 मतलब 1600 रुपए का ये बैच रहेगा, और 1600 रुपए के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं पर भी रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं रहेगी। ये डेली लाइव चलेगी और ये 15 नवंबर से चलेगी। शाम को 6 से 7 फ्री का टाइम होता है। उस टाइम खास अपने पास में पहले से कोई काम नहीं होता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं बाहर घूमते रहते हैं। तो शाम को 6 से 7 डेली रीजनिंग की क्लास रहेगी, पेगासस कैरियर एकेडमी के एप्लीकेशन के अंदर चलेगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए पेगासस कैरियर एकेडमी का डाउनलोड करें एप्लीकेशन और वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और 15 नवंबर से डेली क्लास चलेगी शाम को 6 से 7, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।